जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण किया तो उस वक्त कोरिया पर जापान का राज था। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने कोरिया को 38वीं समांतर रेखा पर दो हिस्सों में बांटा। आप मैप में देख सकते हैं, यही है 38वीं समांतर रेखा, जिसे इंग्लिश में 38 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। कोरिया को दो भाग में बांटती है, जहां अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर नियंत्रण रखा, जबकि सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया पर। और फिर 1948 में दोनों ने अपनी अपनी सरकारें बनाई। उत्तर कोरिया में साम्यवादी सरकार और दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक सरकार। और इस तरह कोरिया दो अलग अलग देशों में बंट गया। लेकिन फिर 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया, जिसका मुख्य कारण था कोरिया को फिर से एकजुट करना और साम्यवादी विचारधारा फैलाना। और यहीं से कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कई देशों का समर्थन मिला। 1951 के अंत तक युद्ध स्थिर हो गया और दोनों पक्ष 38वीं समांतर रेखा पर संघर्षरत रहे। और फिर 27 जुलाई 1953 को एक संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे ये युद्ध औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। लेकिन इस समझौते के बाद भी उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कोई स्थायी शांति समझौता नहीं हुआ और इसीलिए ये दोनों देश आज भी तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में ही हैं। अभी हाल ही में इन दोनों देशों को जोड़ने वाली एक सड़क और रेलवे स्टेशन पर विस्फोट हुआ, जिसमें दक्षिण कोरिया का कहना है कि इस विस्फोट के पीछे उत्तर कोरिया का हाथ है। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव की चिंगारी फिर से सुलग उठी है, जिससे वहां के लोग चिंतित हैं कि दोनों देशों के बीच का ये तनाव कहीं युद्ध में ना बदल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय पहले उत्तर कोरिया ने करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को अपनी मिलिट्री में शामिल किया है, जिससे दक्षिण कोरिया को संदेह है कि उत्तर कोरिया उस पर हमला करने की योजना बना रहा है। और अगर ऐसे में इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसका प्रभाव खाली इन दो देशों तक नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। दरअसल भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है और ऐसे में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का तनाव का असर उसके कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए कोरियाई प्रायद्वीप में स्थिरता जरूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र एशिया के भू राजनीतिक नक्शे में अहम स्थान रखता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। अगर वहां हालात खराब होते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर भी असर पड़ सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसके अलावा भारत अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एशिया में शांति और स्थिरता चाहता है। अगर उत्तर कोरिया की आक्रामकता बढ़ती है तो ये भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती भी बन सकता है। देखा जाए तो कोरियाई प्रायद्वीप में शांति होना भारत के हित में है। और अगर वहीं इस तनाव के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों की बात करें तो ये न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और मिसाइल कार्यक्रम न केवल दक्षिण कोरिया बल्कि जापान और अन्य एशियाई देशों के लिए भी खतरा है। यदि ये तनाव बढ़ता है तो इसमें अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों का भी हस्तक्षेप बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक कूटनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। और हाँ, उत्तर कोरिया में लोगों की हालात भी बहुत खराब है। वहाँ के लोग गरीबी और मानवाधिकार हनन के शिकार हैं, लेकिन किम जोंग उन की सरकार अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही आगे बढ़ती रहती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए वहां शांति और स्थिरता लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का ये विवाद सिर्फ दो देशों तक का मसला नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत के लिए भी ये मुद्दा कूटनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि शांति और स्थिरता का मार्ग ही सभी देशों के लिए फायदेमंद है और हमें इसी दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कोरियाई युद्ध और वर्तमान तनाव के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।